नमस्कार आपके अपने चैनल कपिल से क्रिएटिव अड्डा पर, जहां सब कुछ फिल्मी है। तो जब फिल्मों की बात आती है तो आजकल डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, उनकी भी बात करना लाजमी हो जाता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है MX प्लेयर, जहां पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है बीहड़ के बागी। तो आज हम करने वाले हैं इसी पर बातचीत। भाई, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बीहड़ की बात हो रही है, तो डकैतों की बात ना हो, बागी की बात ना हो, ये हो कैसे सकता है। तो जो बीहड़ के बागी है, ये कहानी है शिव कुमार ददुआ की। ददुआ की ये बायोपिक है और आप जब इस फिल्म को देखेंगे, इस वेब सीरीज को देखेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल होने वाला है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं बीहड़ के बागी के राइटर, जिनका नाम है अखिलेश चौधरी। तो चलिए करते हैं अखिलेश चौधरी से मुलाकात। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कपिल से क्रिएटिव अड्डा पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका, और शुक्रिया उन लोगों का भी जिन्होंने ओटीटी पर बीहड़ के बागी को इतना प्यार दिया, और इतने अभी भी लोग देख रहे हैं बीहड़ के बागी को और टॉप लिस्ट में बनी हुई है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जहां पर रोमांस से या क्राइम से लवरेज फिल्में आ रही, वेब सीरीज आ रही, वहां पर आपके मन में बैंडिट क्वीन जैसा जो सब्जेक्ट था, डकैतों का सब्जेक्ट था, जो पुराना हो चुका था, लोगों के मन से निकल चुका था, उसका ख्याल कैसे आया कि इसको एक वेब सीरीज की तरह पेश किया जाए और लोगों को ये पसंद आएगी? किस तरीके से आपने सोचा इसके बारे में? कपिल, कई बार क्या होता है कि जब कोई भी राइटर कोई कहानी लिखता है तो उसकी जो लिखावट है या उसकी जो कहानी है वो उसके आसपास के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से क्रिएट होती है। तो वैसा ही कुछ हमारा भी है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो मैं बुंदेलखंड को ही बिलोंग करता हूं, और बचपन से लेकर अभी तक बीहड़ में कई तरीके की घटनाएं, कई तरीके की चीजों को मैं देखते आया हूं। तो वो मेरा एक एटमॉस्फेयर है शुरू से। तो बट ऑब्वियस है कि मेरा लगाव एक उस थीम की तरफ हमारा ज्यादा है, और हम पहले भी इसको करना चाहते थे। अभी भी हमने 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट बीहड़ को लेके अभी हमने लिखे हुए हैं, उनको अभी एग्जीक्यूट करना है। तो बीहड़ के बागी का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले से प्री डिसाइडेड था। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप तो बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं और आपके जहन में बीहड़ था, आपने लिखा, लेकिन जो इसके डायरेक्टर हैं रितम श्रीवास्तव जी, वो मुंबई रहते आए हैं, प्रकाश झा साहब के असिस्टेंट रहे हैं काफी सालों तक, वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। तो उनके बीच में और आपके बीच में कैसे तालमेल बैठा? क्या वो उसके लिए एग्री हो गए थे? उन्होंने कैसे सोचा, या वही स्टोरी लेकर आए थे? किस तरीके से ये सब डिसाइड हुआ था? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि रितम ही स्टोरी को लेके आए थे, और रितम मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा, प्रकाश जी के साथ में एक लंबे समय से उन्होंने कई सारी फिल्मों में उनका साथ दिया है, तो उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, डायरेक्शन सेंस है उनका। तो ये बिल्कुल सही बात है कि रितम इस फिल्म को लेके आए थे। तो एक सिनॉप्सिस थी हमारे पास में, मुकेश कुमार जी ने सबसे पहले इसको लिखा हुआ था, और हमारे पास में जब ये कहानी आई तो फिर हमने और रितम ने दोनों लोगों ने मिलकर इस कहानी को एक नया रूप, एक नया रंग दिया, उसको थोड़ा सा नेचुरल लुक दिया, उसके डायलॉग्स वगैरह पर काम किया, उसकी सिचुएशंस वगैरह पर काम किया। तो इस तरीके से एक मतलब कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक स्टोरी निकल के आई उससे, और वो सभी आप लोगों के सामने है। अच्छा, स्क्रिप्ट तो आपने लिख ली, ये हुआ, स्क्रिप्ट बाउंड हो गई, आ गई, प्री प्रोडक्शन का काम अब शुरू होना था। प्री प्रोडक्शन का काम जब शुरू हुआ तो ये कैसे डिसाइड किया और कहाँ पे आप लोगों ने शूट किया? बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशंस फिल्म में दिखाई गई हैं। हालांकि मैं भी फिल्म में मौजूद था, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। कैसे डिसाइड किया, कैसे रेखी की, किस तरीके से प्री प्रोडक्शन हुआ, किस तरीके से चीजें बनी? कपिल, आप एक खुद मजे हुए कलाकार हैं। कपिल लगभग हर महीने 1 या 2 फिल्में शूट करते हैं, उसमें एक इनका अहम किरदार होता है। ये इनका बड़प्पन है दोस्तों। नहीं, बड़प्पन की बात नहीं है, ये सच्चाई है कि कपिल हमेशा से ही लखनऊ या उत्तर प्रदेश में जितनी भी फिल्में शूट हो रही हैं उनमें इनका एक अहम किरदार हमेशा से रहता है, और ये एक इस समय वरिष्ठ एक्टर इनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जैसा कि आप खुद भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये आपको
आइडिया होगा कि एक 3 घंटे की फिल्म या 2 घंटे की फिल्म को जब भी हम डिजाइन करते हैं तो उसमें एक बहुत लंबा वक्त लगता है। बिल्कुल। 1 साल पहले से कभी कभी प्रिपरेशन होती है और फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरीके से फिर हम फ्लोर पर पहुंचते हैं, फिर हमारा प्रोडक्शन शुरू होता है। तो इस कहानी को कम शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता, कम समय में नहीं कहा जा सकता। इसके लिए थोड़े थोड़े मतलब मैं तो इतना बोल सकता हूँ प्रोडक्शन को लेके, क्योंकि हर दिन अगर हमारी फिल्म 40 दिन का शूट है या 35 दिन का शूट है तो हर दिन एक नई कहानी क्रिएट होती है सेट पर, क्योंकि 200 लोगों का लॉबी, 35 डिपार्टमेंट पूरे उसके फिल्म प्रोडक्शन के, ढेर सारा एक्टर एक्ट्रेस का पूरा रेला, और उसमें फिर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इवन यहाँ पर जो लोकेशन पर लोग होते हैं उनका अपना एक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ओवरऑल कहानी रोज एक कुछ ना कुछ कहानी क्रिएट होती है ये सेट पर। और इसमें कपिल मुझे जो लगता है कि जो ऑरा है इस फिल्म की, जो एनर्जी है, उससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है जिसको थोड़ा सा भी आइडिया है फिल्म मेकिंग का या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, कि फिल्म में हर व्यक्ति ने कितने डेडिकेशन के साथ में काम किया, वो किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी हो। और ये संयोग बहुत ही रेयर क्रिएट होता है फिल्म के सेट पर कि फिल्म को हर व्यक्ति का आशीर्वाद मिले, एक यंग से लेके और जहां पर रिलेटिव्स भी पूरे मन से जुड़े हुए हों, जहां पर पेरेंट्स का भी प्रॉपर आशीर्वाद हो, जहां पर पूरी टीम का प्रॉपर तरीके से एक कॉम्बिनेशन बना हुआ हो, जहां पर हर व्यक्ति अपना 100% करने के लिए आतुर हो कि नहीं, हमें इसमें जो भी अपनी एनर्जी है झोंक देनी है, हमें अपने आप को प्रूव कर दिखाना है। तो वो इस फिल्म में आपको, हमारे सभी दर्शकों को दिख रहा होगा मुझे लगता है। लोकेशंस कैसे ढूंढी थी? लोकेशंस जाहिर सी बात है, बट ऑब्वियस है कि अगर बीहड़ की स्टोरी है तो कहीं बीहड़ ही हमें तलाश करना था। और मैंने सुना है कि जो ओरिजिनल लोकेशन है ददुआ की, वहीं पे आप लोगों ने शूट किया है मैक्सिमम, और बाकी और भी कई जगह शूट हुआ है। हाँ, वही लोकेशन है, बीहड़ की वही लोकेशन है जहां पर एक टाइम में डकैतों का, बागियों का एक जो गढ़ हुआ करता था, बीहड़ चित्रकूट कर भी, उसके सराउंडिंग्स पूरा इलाका जो भी है, बांदा हमीरपुर के आसपास का पूरा क्षेत्र। तो लोकेशन बिल्कुल ही रियल है, बिल्कुल ही नेचुरल है, सिनेमेटोग्राफिक है, और वो फिल्म में 4 चांद लगाती हैं, उसमें रियलिटी पैदा करती हैं, और वहां पर आर्टिस्ट का एक मूड क्रिएट होता था। कई बार तो ऐसा महसूस होता था वहां पर आसपास के जो लोग होते थे उनको नेचुरली लगता था कि यहाँ से अब डकैत कहाँ से निकल के आ गई है, क्योंकि डकैतों का नेचुरल उनका वो रूप, और फिर वो बीहड़ से निकलता हुआ कोई आदमी, अगर कहीं हमारा आर्टिस्ट किसी जगह पर पानी पीने चला जा रहा है तो लोग एक बार के लिए चौंक जाते थे कि ये डकैत कहाँ से आ गया। अगर किसी को पता नहीं है फिल्म यहाँ पर बन रही, कोई नया व्यक्ति वहां का, तो वो लोकेशन का बहुत बड़ा एक योगदान था, इम्पोर्टेंट था। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहां शूट करने में, क्योंकि वो इलाका है बहुत क्योंकि हर दिन अभी भी बागी है क्या वो? हर दिन, मतलब हम लोग जिस दिन रेकी के लिए, हम और इंद्रजीत भाई हमारे जो पहले इसका कैमरा करने जा रहे थे ये फिल्म का, फिर वो और हमारे और 2-3 दोस्त जिस दिन हम लोग रेकी के लिए वहां पर राही होटल में रुके हुए थे, उसके जस्ट 2 डे बिफोर वहां पर शबरी कोल का एक बहुत बड़ा आतंक था। वो बहुत बड़ा दस्यु, एक बहुत बड़ा आतंक का रूप था उस समय बना हुआ था, और उसने जस्ट 2 दिन पहले ट्रेन को लूटा हुआ था, जिस ट्रेन से आर्टिस्ट को आना था मुंबई से। अच्छा, उस ट्रेन को लूटा हुआ था, और बहुत उसने मतलब कोल्ड मर्डरर जिसको कहें, वो उस टाइप का व्यक्ति था। तो उसका उस समय आतंक था। मतलब हम हर दिन कोशिश करते थे कि हमारे साथ में पुलिस का एक पूरा जत्था रहे, हमारे पास में प्रोटेक्शन रहे, हमारे लोग रहें, क्योंकि देवांगना घाटी हो चाहे शबरी प्रपात हो, किसी भी लोकेशन पर डर था, और वहां पर हम लोग पूरे पैकेजिंग के साथ जाते थे शूट करने के लिए। बहुत अच्छी बात है ये। और जैसा कि रितम श्रीवास्तव जो है वो भी बहुत यंग डायरेक्टर हैं, और ये उनकी पहली फिल्म थी, पहले फिल्म फॉर्म में बनाई थी। फिर दोस्तों आपके सामने आप, कई सारे ऐसे दर्शक थे जिन्होंने मुझसे डिमांड करी थी कि क्या सर ये फिल्म मुझे कहीं पर देखने को मिल सकती है इंटरनेट पर। तो अब आपके लिए खुशखबरी है कि MX प्लेयर पे आ चुकी है बीहड़ के बागी नाम से, और आप इसे देख सकते हैं। तो रितम श्रीवास्तव बहुत ज्यादा यंग डायरेक्टर रहे हैं, तो जो आपका और उनका कोऑर्डिनेशन था
क्या वो गुस्से वाले हैं या बड़े मजे मजे से शूट करते हैं, किस तरीके से वो एक टीम को लेके चले? रितम एक उभरते हुए और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है जिसको उन्होंने प्रूफ भी किया है। बिहार के बागी का हम बात करें या फिर हम रक्तांचल की बात करें और या फिर इनकी प्रीवियस जितनी भी फिल्में थी जिसमें उन्होंने एसोसिएट किया है अपने डायरेक्शन को लेके या फिर असिस्ट किया है या फिर चीफ असिस्ट किया है किसी को, तो उसमें उन्होंने अपने पोटेंशियल को उसमें दिखाया है और नो डाउट रितम के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हाँ, रितम जब सेट पर होता है तो फिर किसी को दूसरा चीज उसके दिमाग में नहीं रहता है, उसके पीछे कोई चिल्लाता रहे, कोई बातचीत करता रहे या कोई भी सराउंडिंग ढोल नगाड़े बजते रहे, फिर वो अगर उसी में खोया हुआ है तो उसको कंसीव करने की कोशिश करता है और ये बतौर डायरेक्टर एक अच्छी बात है। अच्छा, दिलीप आर्या ने मुख्य भूमिका निभाई है। दिलीप आर्या का काम भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो आप एक राइटर थे, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा दिलीप आर्या के साथ? और बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं सबने बहुत बेहतरीन काम किया है, तो कैसा कैसा अनुभव रहा, कैसे मजा आया? कोई हंसी मजाक भी होता था या एक गंभीर माहौल में शूटिंग होती थी, कैसे क्या? जैसा मैंने कपिल शुरू में बताया कि इसमें हर व्यक्ति ने डेडिकेट होकर काम किया। दिलीप जी के साथ जो आपने नाम लिया, हमारे प्रमुख जो नायक हैं फिल्म के, तो उनके साथ मैंने जम के काम किया और उनकी अच्छी बात यह है कि बहुत ही मेहनती इंसान है और बहुत जल्दी कंसीव करते हैं और भगवान करे उनको ये जो ब्रेक मिला है इसके बाद वो और आगे बढ़ते ही जाए। उनके अंदर भी पोटेंशियल बहुत है, उनके अंदर भी एक जुनून देखा है काम करने का। उन्होंने किस तरीके से बुंदेलखंडी भाषा को कंसीव करके और उसको डिलीवर किया है पूरे एक्सप्रेशन के साथ में, तो वो वाकई में काबिल तारीफ है और उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमारे डायलॉग्स को उन्होंने जस्टिफाई किया है। हाँ, मैंने बहुत सारे सीन्स देखे। एक सीन होता है शशि जी, एक कैरेक्टर उनके साथ, वो छोटे भाई बने और जब वो कहते हैं क्या कर रहे थे तुम, जो क्या कहते वो कहता है पार्टी कर रहे थे, मुर्गा और दारू की पार्टी कर रहे थे। तो जो उनका ठहराव था, जो डायलॉग की इंटेंसिटी है वो उन्होंने उसको जी है। डायलॉग की इंटेंसिटी जो हुआ करती थी वो उन्होंने जी है। एक डायलॉग अगर मैं आपको बागी के रूप में सुनाऊं कि मजबूर होके तो बागी बने और बागी होके भी मजबूर हो जाए तो फिर क्या फायदा। तो इस तरीके के डायलॉग जो थे, जो मुझे पोटेंशियल चाहिए था, जिसको सोच के मैंने इस टाइप के डायलॉग्स रखे थे, वो उन्होंने जस्टिफाई किया उस चीज को। और कौन कौन से एक्टर्स थे जिनके साथ आपको काम करने में बड़ा मजा आया? क्योंकि मैंने तो सीरीज देखी है, सबने ही बेहतरीन अभिनय किया है उसमें। विनोद नाहड़ी जी हो, चाहे जीतू शास्त्री जी हो, या और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। आप उनकी डिटेल बता सकते हैं दर्शकों को कि किन के साथ काम करके मजा आया? उसमें एक जो वेब सीरीज है उसमें एक जिनकी स्लेटी सी आंख थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। मनोज नाम था उनका। अच्छा, वो भोपाल से यहाँ पर आए थे, उनका डेडिकेशन था और वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे अपने इस रोल के लिए, मनोज जी, कि हमें इस फिल्म में रोल मिलेगा तो हम इसको बहुत ही शिद्दत के साथ करेंगे और उन्होंने किया भी। तो इसमें किसी भी एक आर्टिस्ट का नाम लेना फिल्म के पूरे इंटायर जो एनवायरनमेंट रहा है एक्टिंग का, उसके साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने बेटर किया और इन्होंने कुछ कम बेटर किया। जिसको जहां पर मौका मिला, मतलब अगर किसी को गोली खा के छटपटाने का मौका मिला तो वो छटपटाया। आपके ही अगर किरदार को बात करें तो आपने जिस तरीके से आपको गोली लगती है, आपका मर्डर होता है, आप ट्रेलर में आपको दिखाया गया है, आप हर जगह देखे जा रहे हैं, तो जो छटपटाहट आपकी जो थी उसमें से मुझे नहीं लगता कि हम उसमें कहीं भी एक नंबर कम दे सकते हैं। वो 100% थी और वो नेचुरल था। तो जिसका भी था, जिस आर्टिस्ट ने किया उसने दिल खोल के किया। चाहे विनोद जी हो, चाहे जीतू शास्त्री हो, चाहे प्रणय हो, चाहे तन्मय हो, चाहे लौरा मिश्रा हो, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। आर्टिस्ट की क्या बात करें, मतलब सभी लोगों ने औसम काम किया है। इसमें नवल शुक्ला जी हो गए, विजय मिश्रा जी हो गए, राकेश पांडे जी हो गए, राजीव सिंह हो गए, नमन हो गए, ब्रजभूषण जी ने बहुत अच्छा काम किया। और एक हमारे जो हमने बताया फिल्म के हमारे हनुमान थे इंद्रजीत जी, उन्होंने हर डिपार्टमेंट में तो काम किया ही किया है, उसमें इन्होंने एक्टिंग भी की है। मतलब उनका एक छोटा सा रोल था, एक सिपाही का रोल था, लेकिन उन्होंने उसको इतना जिंदा कर दिया है रोल को कि सब लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं।
और इसी तरीके से विवेक यादव ने भी काम किया है। विवेक यादव ने एक छोटी सी भूमिका की है लेकिन अच्छी भूमिका की है। और अगर आर्टिस्ट में हम एक नाम और ऐड करें तो पीयूष वर्मा ने बहुत अच्छा काम किया है। पीयूष वर्मा की एक्टिंग बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही बेजोड़ एक्टिंग उन्होंने की है फिल्म में। तो इस तरीके से ओवरऑल सारे के सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और इस तरीके से कपिल आपने, हम तो सेट पर थे, हम तो चीजों को देख रहे थे कि इन सारे के सारे लोगों की ये खासियत है कि जब ये इंटरव्यू करते हैं तो फिर ये इंटरव्यू के फॉर्म में होते हैं। जब ये किसी से और किसी जब ये डायरेक्शन के सेंस में बात करते हैं तो उस समय इनकी एक दूसरी योग्यता निकल के आती है। लेकिन जब कपिल एक्टिंग के मूड में होते हैं तो आप खुद फिल्म को देखिए और देखिए कि इन्होंने कितनी बेमिसाल एक्टिंग की है। तो कम से कम कपिल के लिए फिल्म देखिए और जरूर देखिए। और जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे। मतलब मैं जब सीन्स देख रहा था, वैसे तो मैंने काम किया, लेकिन उसके बाद जब मैंने बैठ के वेब सीरीज देखी पूरी और उसके सीन्स देखे, ड्रोन के सीन्स देखे, इतने खूबसूरत सीन्स आए हैं, वो लोकेशन इतनी प्यारी लग रही है। तो सिनेमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन लोग थे उस टीम में और कैसे हैंडल कर रहे थे वो आर्टिस्टों को। सिनेमेटोग्राफी की अगर बात करें कपिल, तो सिनेमेटोग्राफी में इस फिल्म को 2 हिस्सों में शूट किया गया। पहले वाले पार्ट को सरन ने उसकी सिनेमेटोग्राफी की है, जो साउथ से आते हैं, और दूसरे हिस्से की, महत्वपूर्ण हिस्से की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है हरि नायर जी ने। और हरि नायर जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, मतलब कितने प्यार से वो चीज को निकाल लेते हैं, कैमरे में उतार लेते हैं। ये उनकी जो कलाकारी है, जो उनकी जो अदा है, वो देख के मुझे मतलब मन दिल खुश हो गया। और ये बहुत बड़ा योगदान उनकी सिनेमेटोग्राफी का था। उसका जो पावर, उसकी जो एनर्जी थी उनके काम करने की, वो थी कि फिल्म इतने बड़े, इतने ऊंचे टेम्परेचर पर और विषम परिस्थितियों में और बहुत कम संसाधनों के साथ कम बजट में शूट हो पाई। और मैंने देखा कि बहुत कूल भी रहते हैं। और अखिलेश जी आपने गरम गरम चाय भी मंगवा ली है। बात हो रही थी सिनेमेटोग्राफी की, और इसके अलावा आपने शरण का नाम लिया, इसके साथ हरि नायर सर का नाम लिया। उनको तो मैंने भी देखा, बहुत कूल टेम्परामेंट के थे, बहुत कूलनेस से मुस्कुराते हुए काम कराते थे। और कैमरा टीम में कौन कौन लोग थे? लखनऊ के भी एक कैमरामैन है इंद्रजीत, उनके बारे में कुछ बताइए। फिल्म की जो बनने की प्रोसेस है कपिल, वो शुरू से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। और उसमें इंद्रजीत भाई की आप बात कर रहे हैं। फिल्म की पूरी सिनेमेटोग्राफी करने का जो जिम्मेदारी थी वो इंद्रजीत भाई को ही दी गई। सेकंड जो महत्वपूर्ण पार्ट जो शूट होना था, लेकिन उसमें बातचीत चल रही थी। इसी दौरान हरि नायर सर से मुलाकात हुई रितम की। मथुरा में वो किसी शूट पर आए हुए थे संजय मलिक जी के साथ में। तो ये हुआ कि इंद्रजीत जी उनके साथ में रहेंगे। अखिलेश जी बताइए कि जो ये वेब सीरीज है और जो फिल्म के फॉर्म में आई थी पहले, इसकी एडिटिंग किसने की? इसकी एडिटर भी 2 है। अच्छा जी। एडिटिंग सबसे पहले जो पहली कॉपी तैयार की वो अभिषेक रंजन ने तैयार की, और दूसरी कॉपी इसकी प्रशांत नायक जी ने तैयार की, फाइनल कॉपी। और वो लिख के तैयार की इसको। और इस तरीके से इसके एडिटिंग पार्ट के भी 2 प्रमुख रूप से 2 लोग जुड़े हुए, जिन्होंने अपना पूरा 100% दिया है इस चीज को करने का। अच्छा अखिलेश जी, आपने कहा कि इसमें हर चीज आपने 2 बताई। आपने ये भी बताया कि फिल्म 2 हिस्सों में शूट हुई। तो फिल्म जो बीच में इतना लंबा अंतराल आ गया शूट होने में, वो क्यों हुआ और कैसे उसको सॉल्व आउट किया आप लोगों ने? इसके हब में कपिल अगर हम बात करें तो इसके हब में एक व्यक्ति थे जिनको मैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा पूरी फिल्म का, मतलब मेकिंग से लेकर एवरीथिंग का। मतलब अगर वो ना होते तो शायद फिल्म का शूट होना या फिल्म का इतने इजी तरीके से शूट होना कम संसाधनों में और इस तरीके से टाइम पर शूट करके देना उसको बहुत मुश्किल हो जाता। मतलब हो सकता है तीसरे पार्ट में भी शूट करना पड़ता है इसको अगर वो। अच्छा जी बिल्कुल। और उनका नाम है संजय मलिक। संजय मलिक। हाँ, संजय मलिक जी को मैं ये पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने मतलब ऑसम वो मैं अगर एक कम शब्दों में उनका तारुफ आपसे मैं मतलब लोगों से करवाऊं, बताऊं, तो वो एक बहुत ही चिर परिचित जाने माने रिनाउंड पर्सन है। वो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, एज अ प्रोडक्शन हेड, वो जो है इंडस्ट्री में लगभग सभी लोग उनको जानते हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और अगर उनकी मैं अगर फिल्मों की बात करूं तो मकबूल, फायर, द मिथ हॉलीवुड की फिल्म,
हॉलीवुड की ही फिल्म द पार्टीशन, इन सभी फिल्मों का उन्होंने पूरा प्रोडक्शन किया और बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस, अगर हम उनको कहें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ में था। तो वो एक ऐसे समय पर फिल्म से जुड़े जब हम पूरे तरीके से एक ड्रैग टाइम चल रहा था, हम और रितम और इंद्रजीत भाई यहाँ पर, इवन तुम भी इस चीज के गवाह हो कि किस तरीके से तुमने कुछ मीटिंग्स यहाँ पर करवाई और फिर वो मीटिंग्स फ्रूटफुल नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। तो हम लोग हताश थे और किस तरीके से हम लोग मीटिंग्स कर रहे थे, तुम भी जानते ही हो इस चीज को। इंद्रजीत भाई, हम, तुम, रितम मिल के सारी चीजों को पका रहे थे कि कुछ पके, कुछ कैसे बने, मतलब एक आग थी, एक भूख थी, एक प्यास थी हम लोगों की, सभी लोगों की, कि भाई ये होना चाहिए। तो उस मौके पर सभी की भूख प्यास मिटाने के लिए एक व्यक्ति जो है उनका इनकारनेशन होता है और वो थे संजय मलिक। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, एक होता है ना कि जब कोई हम एक कोई समारोह करते हैं, शादी ब्याह या घर में कुछ होता है, तो एक ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग हमारे घर में मौजूद अगर हो जिसकी लाठी चल रही हो, सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी क्रियाकलाप हैं सब उनके सुपरविजन में होंगे और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होंगे जैसे होने चाहिए। तो वो काम था संजय मलिक जी का, उनका बहुत बड़ा बीहड़ के बाद। ये तो मैंने भी देखा था कि वो मतलब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते थे। हम लोगों से भी आगे पूछते थे कि बेटा खाना खाया तुमने, आज सुबह शूट है, जल्दी सो जाना, या खाना खा लो चल के। मतलब लगता था कि जैसे एक फादर होता है और वो अपने बच्चों की केयर करता है, उस तरीके से बिल्कुल केयर की बात तो मतलब वो जितने प्रोफेशनली जितना बड़ा नाम है वो उतने ही वो पर्सनली भी जिम्मेदारी व्यक्ति है। मतलब टीम में अगर कोई व्यक्ति गिर जा रहा है, किसी को कोई बीमार हो जा रहा है, किसी को फीवर आ गया, किसी को चोट लग गई, किसी को डॉक्टर के पास इमीडिएटली ले जाना है, तो संजय मलिक जी ऐसा नाम थे कि वो तुरंत दौड़ पड़ते थे, अरे ठीक है इसको तुरंत रखो और तुरंत लेके डॉक्टर के पास में। तो क्विक रिलीफ होना चाहिए, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपने काम पर ही फोकस रहना है और पूरे प्रोडक्शन को, पूरे जो हमारा गोल है, हमारी फिल्म को जो टारगेट हमारा है उसको पूरा करना है, उसको अचीव करना है एनी हाउ एनी कंडीशन। अच्छा, ये तो हुई, चलिए फिल्म मेकिंग की बात हो गई, फिल्म भी आई, उसके बाद वेब सीरीज की फॉर्म में भी एमएक्स प्लेयर पर आ गई है बीहड़ के बागी। अब ये बताइए कि बीहड़ के बागी जो हमारे दर्शक हैं उनको क्यों देखनी चाहिए और उन्हें देखने में कैसा मजा आने वाला है? देखिए, जब भी कपिल जी मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा प्रोडक्शन है, एक अच्छी कोई भी फिल्म है, अच्छा नाटक है, अच्छी कविता है, अच्छी कहानी है, तो वो अपने आप में ही मेरे ख्याल से अपना रास्ता खोजती है। लोग उसको क्यों देखें, ये लोग उसको अपने आप चुन लेते हैं, क्योंकि एक पूरे प्रोडक्शन में किसी को डायरेक्शन सेंस में कुछ अच्छा लगता है तो वो डायरेक्शन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को देख लेता है, किसी को एक्टिंग, किसी को राइटिंग, किसी को कुछ बहुत सारी चीजें होती है फिल्म में, यू नो। तो और बाकी तो एंटरटेनमेंट तो है ही है, एक कहानी तो है ही है, डायलॉग्स तो है ही है, गाने तो है ही है, मसाला तो है ही है उसमें। तो अगर नॉर्मली भी उसको कोई देखता है तो उसको मजा आता है। तो एक अच्छे प्रोजेक्ट की खासियत यही होती है कि हर कोई उसमें कुछ ना कुछ ढूंढता है और शायद लोगों ने यही ढूंढा है उसमें, इसीलिए व्यूअरशिप इतनी अच्छी है मैक्स प्लेयर पर और लोग अच्छे से उसका स्वागत कर रहे हैं। मुझे लगता है एक और कारण है जो मैंने ढूंढा है, अमूमन जो वेब सीरीज आ रही है उनके जो एपिसोड्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। कोई 40 मिनट का, 48 मिनट का, ऐसे एपिसोड होते हैं और करीब 10 की सीरीज है। तो जो व्यक्ति देख रहा होता तो कई बार अमूमन फ्री होने के बाद ही लोग देखते हैं वेब सीरीज, तो पूरी वेब सीरीज वो एक साथ देख नहीं पाते। और ये जो बीहड़ का बागी इतनी क्रिस्प होके आई है, 5 एपिसोड में पूरी सीरीज है, तो वो बंदा एक बार में बैठ के पूरी देख लेता है और उसको पूरी स्टोरी का मजा एक बार में मिल जाता, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तो लोकेशंस वगैरह ये भी अपनी जगह एक सही है, सच्चाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसी फिल्म के डायरेक्टर की हम दूसरी फिल्म देखते हैं रक्तांचल, तो उसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, उसमें उतने ड्यूरेशन में लोग बंधे रहते हैं और भी नॉमिनेट भी हो गई वो फिल्म फेयर में। तो वो जस्टिफाई करने के ऊपर है। बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज बनी है अभी हमारे इंडिया में जिनको आधे घंटे का भी कोई एपिसोड है तो लोगों ने बहुत ही एंजॉय करके उसको देखा और उनको चपके रहे हैं, और लास्ट में जहां पर छूटा है तो दूसरा एपिसोड तुरंत क्लिक हो गया है। जी, तो भाई बहुत अच्छी बातचीत रही अखिलेश जी आपसे, अखिलेश चौधरी जी,
और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही बेहतरीन फिल्म्स, वेब सीरीज लिखते रहिए और रितम श्रीवास्तव जी ऐसे ही डायरेक्ट करते रहें। और जो इंद्रजीत जी हैं हमारे साथ कैमरामैन हमारे जो हैं वो भी डायरेक्ट करते रहें बेहतरीन फिल्म्स। जैसे कपिल जी आप भी ऐसे ही एक्टिंग करते रहिए और ऐसे ही हम लोग की रिकॉर्डिंग करके और इंटरव्यूज ही अपने क्रिएटिव अड्डा पर डाल के उसको और प्रमोट करते रहिए। इस तरीके से हम लोग मोटिवेट होते रहेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे। और इसके साथ में ही मैं अपने सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहूंगा कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। और हम लोगों की, मैं जस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको फिल्म अच्छी लगी और उसमें कहीं हमारा कोई स्वार्थ है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फिल्म से जुड़े जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस फिल्म में। तो इसलिए अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखेंगे तो उन सभी की मेहनत ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी और उन्हें भी एक मजा तो आएगा ही। और जितने भी फिल्म व्यापार से जुड़े लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारे नवोदित कलाकार हैं, जो नवोदित प्रतिभाएं हैं, उनको जरूर इस फिल्म को देखना चाहिए कि कम संसाधन में, कम बजट में और ऐसे चेहरों के साथ जो नोन फेस नहीं है। हमारे अगर मुख्य पात्र को देख लें, हमारे अगर मुख्य हीरोइन को देख लें, तो ऐसे चेहरों के साथ एक अच्छा वेंचर कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इसके लिए इस फिल्म को जरूर देखें। तो दोस्तों ये तो थी हमारी और अखिलेश चौधरी जी की बातचीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा। और आप क्वेश्चन जरूर पूछा करिए कमेंट बॉक्स में लिख के। कई बार आप लिख देते हैं कि बहुत बढ़िया इंटरव्यू, लेकिन आपके मन में जो सवाल हो जरूर पूछिए क्योंकि हम लोग इसी फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि एक्टिंग की जो फील्ड है, आर्ट की फील्ड है, उसी से रिलेटेड है। तो आपके क्वेश्चन के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। फिलहाल देखते रहिएगा हमारा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।